नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कल मैंने धर्मवीर भारती के नाटक अंधायुग पे बातचीत की थी। मुझे ख्याल है कि हिंदी में ही नहीं, भारतीय भाषाओं में भी ऐसे कई नाटक हैं जिन पे बात होनी चाहिए, जो शायद क्लासिक का दर्जा रखते हैं और वो इतने लोकप्रिय रहे हैं। पिछले कई दशकों में लगातार भारत के तमाम छोटे बड़े शहरों में वो नाटक खेले जाते रहे हैं। उनको रंगमंच की उपलब्धि माना जाता रहा है। तो नाटकों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, नाटकों पे चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, आज मैं अपना एक पसंदीदा नाटक और चुन रहा हूं। ये है आषाढ़ का एक दिन। लेखक हैं मोहन राकेश। हालांकि इस परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान के रंगमंच पे खेले जाने वाले सबसे प्रमुख नाटकों में एक रहा है। मोहन राकेश की जो मूल ख्याति है, नाटककार के अलावा कथाकार की भी है, जिसे नई कहानियां आंदोलन कहते हैं, हिंदी में नई कहानी का आंदोलन। उसके जो स्तंभ माने जाते रहे, उनमें मोहन राकेश एक हैं। लेकिन ये नाटक उन कहानियों से अलग, उनकी बहुत विशिष्ट मेधा का, उनकी प्रतिभा का और उनके चिंतन का विलक्षण प्रमाण है। इस नाटक की पृष्ठभूमि में कालिदास की कथा है, कवि कालिदास की। मैं नहीं जानता हूं कि कथा कितनी इतिहास सम्मत है। कहानी यह है कि कालिदास जो हैं, उनको उज्जैनी के राज दरबार से न्योता आया है कि वो वहां राज कवि का आसन ग्रहण कर लें। नाटक यहां से शुरू होता है। बल्कि इसके कुछ पहले कालिदास की जो प्रेमिका है, हालांकि प्रेमिका जैसा शब्द इस पूरे नाटक में इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि हम आम बोलचाल की भाषा में ये बात कह रहे हैं, असल में ये नाटक कई तरह के द्वंद्व। नाटक पे बढ़ने से पहले मैं ये उल्लेख कर दूं कि इस नाटक के चुनाव की वजह क्या है। इस नाटक में कई तरह के द्वंद्व हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं। एक लेखक का द्वंद्व, एक लेखक जो है वो अपने यथार्थ से कितना चुनता है, अपने जीवन और कला के बीच, अपनी कला के बीच का चुनाव कैसे करता है। राज सत्ता और साहित्य का द्वंद्व है। इसके अलावा रिश्तों का द्वंद्व है। तो कई तरह के तनाव और टकराव बहुत बारीक स्तरों पे, बहुत सूक्ष्म स्तरों पे इस नाटक में उभरते हैं। और जो मैंने कहा कि जैसे मल्लिका, जो उसकी जीवन संगिनी नहीं हो पाई कालिदास की, लेकिन उनकी रचनाओं की प्रेरणा है, वह नाटक वहीं से खुलता है। वो बिल्कुल आषाढ़ के पहले दिन बारिश में भीग के लौटी है। और नाटक कितनी उदात्त भाषा में लिखा गया है, उसके लिए शब्दों का चयन कैसा किया गया, इस पर भी बात मैं करूंगा। लेकिन वो शुरुआत जो मुझे बहुत प्रिय है, वह शुरू में तो कुछ गुनगुनाती रहती है, संस्कृत के कुछ हिस्से। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो प्रति है, शायद वो रंगमंच के लिहाज से तैयार की गई प्रति है, वरना जो मूल मोहन राकेश का नाटक है उसमें वो हिस्से भी हैं जो संस्कृत में, जो कालिदास की कविता से, संभवतः ऋतुसंहार से लिए गए हैं। तो यहां जो है वो शुरू करती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा मां, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं। और मैं भी तो देखो न मां कैसी भीग गई हूं। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूं। ये जो तत्सम शब्दावली है, जो अमूमन अच्छे इस्तेमाल न होने की वजह से कई बार गढ़ती है, यहां बहुत सहज और स्वाभाविक लग रही है। और मैं बता दूं कि धारासार शब्द, वर्षा के लिए हम लोग मूसलाधार शब्द सुनते हैं और दूसरे शब्द सुनते हैं, लेकिन मोहन राकेश ने कहा कि ऐसा शब्द कालिदास की प्रेरणा तो नहीं बोल सकती। तो कहते हैं कि धारासार शब्द के लिए उन्होंने बहुत सोचा विचारा और अंततः यह शब्द शायद गढ़ा। तो इस तरह से अपने एक एक शब्द को लेके
मोहन राकेश इस नाटक में बेहद सजग थे। नाटक की कहानी यहां से आगे बढ़ती है। आषाढ़ के इस पहले दिन अचानक कालिदास दाखिल होते हैं, लेकिन उनके आने से पहले एक द्वंद्व जो भावुक मल्लिका और उसकी मां अंबिका, मैं द्वंद्व की बात कर रहा था कि यथार्थ और रोमानियत का द्वंद्व भी है, यथार्थ और कल्पना का द्वंद्व भी है, यथार्थ और भावना का टकराव भी है। जो मल्लिका जो बहुत भावुक है, संवेदनशील है, उसकी मां भी संवेदनशील है, लेकिन वो यथार्थवादी है और वो बहुत खरेपन से, जो बारिश से भीग कर लौटी है मल्लिका, उसको देखती है और उससे प्रभावित नहीं होती उसकी भावुकता से, बल्कि दुखी होती है। वो जानती है कि कालिदास और मल्लिका के संबंधों की चर्चा ग्राम प्रांतर में है और इसका असर उसके विवाह संबंधों को लेकर पड़ रहा है, जिसके प्रस्ताव हर जगह से नामंजूर हो जा रहे हैं, अस्वीकृत हो जा रहे हैं। तो वो अंबिका और मल्लिका के बीच बातचीत हो रही है। मल्लिका लौटी है भीग के और अंबिका बताती है, अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। उसके पहले मल्लिका कह रही है कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। तो अंबिका ने कहा कि मैं देख रहा हूं, तुम्हारी बात देख रही हूं, तुम्हारी बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई मैं इस पूरे नाटक को पढ़ना चाहता हूं, पढ़ना लेकिन मुश्किल है। तो मैं उस हिस्से को जहां अंबिका बता रही है कि तुम विवाह न करके तुम कालिदास के प्रेम में पड़ के क्या कुछ गंवा रही हो, वह कहती है कि मल्लिका बोल रही है, मैं जानती हूं मां अपराध होता है, तुम्हारे दुख की बात जानती हूं, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूं, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका कहती है, और ऐसी भावना से मुझे वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। मां, तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करती? अंबिका कहती है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूं, भावना में भावना का वर्णन होता क्या है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन। मल्लिका जवाब देती है, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही कुछ नहीं है। लेकिन अंबिका जो है इस बात को अंततः प्रेम के प्रश्न पे ले जाती है और वहां वह जो कहती है वह अपने ढंग से प्रेम के बारे में भी एक बात समझने लायक है। कालिदास को लेकर अंबिका कह रही है, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूं, तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु क्या तुम सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? तुम अंबिका इस बात को समझती कि मल्लिका को कालिदास के साहित्य ने, कालिदास की शख्सियत ने बस एक उपादान बना के छोड़ दिया है और यह उपादान अंततः व्यर्थ साबित होगा। जो आने वाले दिनों में नाटक में खुलता है, राज्य सभा से कालिदास के लिए बुलावा आया है, कालिदास जाना नहीं चाहते, मल्लिका उनको तैयार करती है जाने के लिए। बीच में एक संवाद मैं जरूर कहना चाहता हूं। निक्षेप एक किरदार है जो मल्लिका से आग्रह करता है कि वह कालिदास को तैयार करे, और उस आग्रह की वजह क्या है? वो कहता है कि प्रतिभा सिर्फ एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े हल्के ढंग से मोहन राकेश इसको संकेत देकर निकल गए लगते हैं। तो
अंततः कालिदास जो जाने को तैयार नहीं है, मल्लिका जाने को उनको तैयार कर लेती है। इसके बाद नाटक का अगला दृश्य शुरू होता है। 3 खंडों में नाटक बटा हुआ है। अगला खंड कई बरस बाद आता है। मल्लिका के घर की स्थिति कुछ और जर्जर हो चुकी है, अंबिका बूढ़ी हो चुकी है, और फिर पता चलता है कि राजभवन से कई लोग आए हैं, उज्जैनी से कई लोग आए हैं, उनमें पता चलता है कालिदास भी हैं। सबको लगता है कि कालिदास मल्लिका के घर आएंगे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कालिदास नहीं लौटते हैं। अंततः तीसरा खंड, फिर कई बरस बीत जाते हैं। मल्लिका बची हुई है, अंबिका की मृत्यु हो चुकी है, और कालिदास जो हैं, इस बार उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं। कालिदास को कश्मीर का शासक बना दिया गया था, मातृगुप्त उनका नया नाम था, लेकिन कहा जा रहा है कि इधर उज्जैनी के सम्राट की मृत्यु हो चुकी है, और कालिदास जो है श्रीनगर छोड़कर, कश्मीर छोड़कर कहीं निकल गए हैं, सम्राट का कुछ पता नहीं है। इस समय अचानक कालिदास इस घर में पहुंचते हैं जो मल्लिका का है। इनके बीच मोहन राकेश ने एक बहुत अविस्मरणीय किरदार गढ़ा है, जिसका नाम विलोम है। कालिदास अगर एक भावना है तो विलोम एक यथार्थ है। कालिदास एक आसमान का कवि है, तो विलोम शायद वो भी कवि रहा होगा, और शायद उसकी विफलताओं ने उसको थोड़ा कड़वा बना दिया है। लेकिन वो बार बार कालिदास को घेरता है। जब पहली बार उसके उज्जैनी जाने की बात होती है, तब भी वो पूछता है जबरन, जो मल्लिका नहीं पूछ पाती, अंबिका नहीं पूछ पाती, वो विलोम पूछता है कि क्या तुम मल्लिका को अपने साथ ले जाओगे या अकेले जाओगे। और वहां एक दिलचस्प संवाद है कालिदास और विलोम के बीच का। कालिदास कहता है कि सभी विपरीत एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझते, मैं तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से समझता हूं। विलोम का जवाब है कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। दोस्तों, इस वाक्य को एक जीवन के दर्शन की तरह पढ़ा जा सकता है। न जाने कितने कालिदास विलोम की तरह जीने को अभिशप्त रहे, जो कामयाब होते तो शायद कालिदास होते। लेकिन खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। विलोम बहुत दिलचस्प चरित्र है जिस पे बात करता, लेकिन मुझे लगता है कि समेटना उस आखिरी हिस्से को जरूरी है जहां कालिदास लौटे हैं। और इस बीच जब लौटे हैं तो कालिदास को लगता है कि सब कुछ वही होगा, वैसा ही होगा जैसा वो छोड़ कर गए हैं। वो आते हैं मल्लिका के पास, वो लौटते हैं। उनको पता नहीं है कि मल्लिका ने इस बीच, ये मोहन राकेश के कलम का कौशल है कि बहुत कुछ अनकहा छोड़ देते हैं वो, लेकिन वो बिल्कुल प्रकट हो जाता है। जैसे विलोम से मल्लिका के विवाह की सूचना पूरे नाटक में कहीं नहीं है। बिल्कुल आखिरी हिस्से में संकेत की मार्फत और मल्लिका के बच्चे की मार्फत ये बात समझ में आती है कि मल्लिका ने तो अंततः उस विलोम से प्रेम किया, विवाह किया, जिससे वो एक तरह से चिढ़ती थी। उस चिढ़ की वजह कालिदास के प्रति विलोम का जो रुख था, शायद वो था। खैर, कालिदास लौटता है और यह बहुत दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि विलोम भी लौटा है घर, और विलोम को, कालिदास को पता नहीं कि विलोम अब इस घर का मालिक हो चुका है। कालिदास कहता है कि मैं कह रहा हूं इस समय यहां से चले जाओ। इसके पहले मैं एक प्रसंग और बताना चाहता हूं, वो ये जो कालिदास की रचनाओं के संदर्भ में है। कालिदास जो लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। एक लेखक जब बाहर जाता है, कवि जब बाहर जाता है, तो क्या वो अपनी जड़ों से कट जाता है? क्या उसकी जड़ें जो हैं वो छूट जाती हैं कहीं? वो नई जगह पे जाके नया कुछ लिख पाता है?
वो कहता है, कालिदास यहां कह रहा है, लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहां होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की थी, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। ये कालिदास कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लौट कर आते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि समय ने जो भावना या चुनाव का उनका विकल्प था उसको खारिज कर दिया है। समय ज्यादा ताकतवर निकला। समय और इच्छा के द्वंद्व में समय जीतता है। कालिदास अंततः लौट जाते हैं, कहते हुए कि क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मल्लिका कालिदास कालिदास पुकारती है और फिर अपने बच्चे को जो रो रहा है उसको अपने से चिपका लेती है। नाटक यहां खत्म होता है। तो ये नाटक मोहन राकेश का 3 खंडों में बटा इतना ऐसा खरा यथार्थवादी नाटक है, जो आप जितनी बार पढ़ें उसकी तहें खुलती जाती हैं। उसमें व्यंग्य विनोद के अवसर भी आते हैं, राजमहलों के पाखंड को समझने का, आभिजात्य की स्थूलता को समझने का मौका भी मिलता है। ग्राम प्रांतर के वैचित्र को समझने वाले, सोचने वाले कलाकार भी दिखाई पड़ते हैं। मोहन राकेश ने एक बहुत बड़ा अभिधान रचा है, जिसकी पूरी चर्चा कई बहुत लंबे समय की मांग करती है, जो मुझे लगता है कि हाँ संभव नहीं है। लेकिन नाटक पढ़िए, देखिए, पढ़िए, देखिए, हर बार आपको ये नए अर्थ देगा। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। शुक्रिया।